नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी गलतफहमी का 9वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है छुटेली और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 9वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी गलतफहमी, भाग 9वां, नाम छुटेली। वृंदा की कहानी पढ़ते हुए मुझे अपने जीवन की कहानी याद आने लग गई। उसकी कहानी काफी हद तक मेरी कहानी से मेल खाती थी। वृंदा की सुनीता मौसी मेरी पम्मी मौसी की तरह ही थी। इन दोनों किरदारों का हम दोनों का जीवन बर्बाद करने में अहम भूमिका रही थी। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उसके आसपास ऐसा कोई ना कोई किरदार या साधारण भाषा में कह ले कि रिश्तेदार जरूर होता है, जो कि उस व्यक्ति के जीवन में धीमे जहर का काम करता है, जिसकी कई बातों का जहर हमारे जीवन में धीरे धीरे असर करता है। उस वक्त उस व्यक्ति की कई बातें हमें बहुत अच्छी लगती है और हमें हमारे हित में भी लगती हैं, लेकिन जब तक हमें इस बात का एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वृंदा की यह आधी अधूरी कहानी पढ़ने के बाद मेरे मन में कई प्रकार के सवालात पैदा हो रहे थे, जिनके बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन समस्या यह थी कि इन सवालों के जवाब या तो वृंदा जानती थी या तो उसका कोई करीबी दोस्त। वृंदा तो उस दुनिया में नहीं रही। फिर मैंने उसके करीबी दोस्त यानी सुरभि से बात करने की कोशिश की। मैंने उसे फोन लगाया और उससे मिलने के बारे में कहा। सुरभि ने भी मुलाकात करने से मना नहीं किया और वह तुरंत से मेरे पास मेरे दफ्तर में आ गई। आओ सुरभि, स्वागत है तुम्हारा। सुनाओ, कैसी हो? दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, कैसे हो और आप किन सवालों के बारे में बात कर रहे थे? क्या आपने वृंदा की कहानी पूरी पढ़ ली? अरे बाबा, बैठ भी जाओ। नहीं दीदी, मुझे कुछ जल्दी है। मैंने कहीं जाना है। आप बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। सुरभि, मैंने वृंदा की कहानी आधी से ज्यादा पढ़ ली है। चूंकि समय जरा कम होता है, इसलिए रोजाना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ। उसकी कहानी और मेरी कहानी लगभग एक जैसी है। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन जब तुम मेरी कहानी पढ़ोगी तो तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। वाह दीदी, आपने अपनी कहानी भी लिखी है? इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। क्या मैं उसे पढ़ सकती हूँ? क्या मैं किसी किताब के रूप में है? हाँ, मैंने अपने जीवन पर आधारित कहानी पर एक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम मुक्ता का प्रायश्चित था। मैं यह तुम्हें पढ़ने के लिए जरूर दूंगी। आप कुछ कह रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि आप वृंदा के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। अरे हाँ, मुझे वृंदा के बारे में तुमसे बहुत कुछ पूछना था। उसके बारे में कई सवालात थे जिनके जवाब के बारे में मुझे तुमसे जानना था, लेकिन जब मैंने आत्मथन करके उन सवालों के जवाब खुद से पूछे तो मुझे उनका जवाब अपने आप मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताती हूँ। वृंदा एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद वह अपना घर खुद उजाड़ने में तुली हुई थी। वह ऐसा क्यों कर रही थी और उसके पीछे क्या कारण था? जब इस सवाल का जवाब मैंने खुद से पूछा तो मुझे इसका जवाब मिल गया। और यह जवाब क्या था? सुरभि, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके हित में बात करता है या उसे समझाता है तो उसे वह व्यक्ति बहुत बुरा लगता है, या यूं कह से कि उसे उसका दुश्मन लगता है। लेकिन इसके उलट कि जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझाने के बजाय और उसे सही रास्ते में भेजने की बजाय उसे गलत रास्ते पर भेजता है तो वह व्यक्ति उसे अपना शुभ चिंतक लगता है। ठीक है,
लगता है कि तुम मेरी बात को समझी नहीं। दीदी सच कहूँ तो यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जब किसी लड़के को उसकी जवानी के दिनों में कोई व्यक्ति उसे यह कहता है कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी, कसरत करनी है, जैसी अच्छी अच्छी बातें समझाता है, तो उस लड़के को वह व्यक्ति बहुत बुरा लगता है। और ठीक इसके उलट अगर वही व्यक्ति उससे कहता है कि चलो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, तो यकीनन वह व्यक्ति उस लड़के को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे और वृंदा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरी पम्मी मौसी और वृंदा की सुनीता मौसी दोनों की गलत सलाह की वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उस समय तो उनकी सलाह मुझे अच्छी लगती थी और अपने हित में लगती थी, लेकिन जब तक उनकी दी गई सलाह को मैं समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी दी गई गलत सलाह का परिणाम बहुत ही भयानक था। दीदी, यह तो आप बिल्कुल सही बात कह रही हो, क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर वृंदा अपनी सुनीता मौसी की बात को नहीं मानती या यूँ कह ले कि उनके बताए रास्ते पर नहीं चलती, तो आज वह हमारे बीच होती और अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन गुजार रही होती। सुरभि वृंदा ने एक अपनी कहानी में एक जगह जिक्र किया है कि वह अपने परिवार को पैसे वगैरह देती थी। दीदी जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या वृंदा ने ऐसा लिखा है? सुरभि ने हैरान होकर पूछा। हाँ, उसने एक जगह पर ऐसा लिखा है। उसने इस बात का जिक्र किया है कि वह अपने मायके परिवार में अपने पिता और अपने भाइयों को अपने पति शिवा से चोरी पैसों की मदद भेजती थी। लेकिन इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? दीदी, इसमें हैरान होने वाली बात यह है कि वृंदा ने अपनी कहानी को पूरी ईमानदारी से लिखने की कोशिश की है। खैर छोड़ो इस बात को, और यह सच है, वृंदा ने कई बार अपने पति से चोरी अपने पिता और अपने भाइयों को पैसों से उनकी मदद की है। दीदी, आपको तो पता है कि जब वृंदा की शादी हुई तो उसके ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा अमीर और धनवान थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से वृंदा को अपने ससुराल से खर्च करने के लिए पैसे खुले दिल से मिलते थे और उनका वापस कोई हिसाब भी नहीं लिया जाता था। वृंदा वह पैसे अपने ऊपर खर्च ना करके चोरी से अपने पिता और अपने भाइयों को वह पैसे दे देती थी। बड़ी अजीब बात है। दीदी, इसमें अजीब बात क्या है? अक्सर ही लड़कियां अपने ससुराल से पैसे और अन्य सामान वगैरह अपने पति और ससुराल वालों से चोरी अपने मायके में भेजती रहती हैं। उसके बाद सुरभि और मैं काफी देर तक खामोश रहे। मेरी बात सुनकर शायद सुरभि किसी गहरी सोच में पड़ गई थी। खैर कुछ देर खामोश रहने के बाद वह उसने मुझसे अलविदा कहा और वापस अपने घर में चली गई। मैं काफी देर तक वृंदा की कहानी में डूबी रही। चूंकि मैं एक घर बचाओ नाम की एक संस्था चला रही थी, जहां पर घर पर परिवार से संबंधित कई प्रकार के कई केस आते रहते थे, जिसमें लड़के और लड़की पक्ष के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते थे। मेरा काम था उन इल्जामों की गहन जांच करना और यह देखना कि क्या यह इल्जाम सही है या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ लगाए जा रहे हैं, और अगर यह इल्जाम सही होते हैं तो मैं उनको एक लंबा चौड़ा भाषण देकर उन्हें समझा बुझाकर मामला रफा-दफा कर देती हूँ। मेरे पास आए ज्यादातर केस में मैंने यह नतीजा निकाला कि घर परिवार में हो रहे झगड़ों के पीछे सुनीता मौसी और पम्मी मौसी जैसी औरतों का बहुत हाथ होता है, यानी उनकी दी हुई गलत सलाह किसी का घर तोड़ने में सहायता करती है। हम ऐसी औरतों को ऐसा करने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम सही समय पर ऐसी औरतों के पहचान करके उनसे दूर रहकर अपने घर का बचाव जरूर कर सकते हैं। यानी ऐसी औरतों से, चाहे वह हमारे सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे दूर रहकर हम अपना घर टूटने से बचा सकते हैं। खैर कुछ समय अपने दफ्तर में बैठे रहने के बाद में शाम को घर वापस आ गई और फिर से वृंदा की डायरी पकड़कर पढ़ने लग गई। मुझे मायके में आए हुए काफी समय बीत चुका था।
मायके के पहले के कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते थे। यह दिन मेरे जीवन के सबसे सुखद दिनों में से एक थे, क्योंकि मुझे मायके में किसी प्रकार का कोई भी काम-काज नहीं करना पड़ता था। सुबह अपनी मर्जी से उठना और रात को अपनी मर्जी से सोना और दिन भर टेलीविज़न देखना मेरी दिनचर्या में शामिल था। कुल मिलाकर जो मेरे मन में आता वह मैं करती थी। मेरे मायके घर के आसपास मेरी कुछ बचपन की सहेलियां रहती थी। शाम को कई बार उनके साथ घूमने चली जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे यह सब बदलने लगा। मेरे पास जो कुछ बचे हुए तो पैसे थे वह सब खत्म हो चुके थे। अब मेरे पास पैसों के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मुझे अपने निजी खर्चे के लिए अपने पिता से या भाइयों से पैसे मांगने पड़ रहे थे। पिता तो पैसे देने से मना नहीं करते थे, लेकिन बड़ा भाई पैसे देने में कुछ आनाकानी करता था। बड़े भाई का पैसे देने में आनाकानी करना जायज भी था, क्योंकि उसका अपना परिवार भी था। उसकी अपनी पत्नी भी थी और उसके अपने खर्चे भी थे। मैं उससे बार बार पैसे नहीं मांग सकती थी और पिताजी का कामकाज वैसे भी मंदा चल रहा था, जिस वजह से उनके पास वैसे भी पैसों की थोड़ी बहुत कमी रहती थी। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मैंने अपने घर जाने की सोची। मैंने मन ही मन यह तय कर लिया कि अगर शिवा मुझे मनाने आएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी और उसके साथ घर चली जाऊंगी। लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वृंदा, बेटी वृंदा, कहाँ हो तुम? पिताजी ने शाम को घर आते ही मुझे आवाज लगाते हुए कहा। कहिए पिताजी, क्या काम है? बेटी, तेरी सास का फोन आया था। अच्छा, क्या कहते वो? वह अभी कुछ समय में हमारे घर आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, पास खड़ी माँ ने कुछ गुस्से से पिताजी से कहा, क्या करने आ रही है वो? अब क्या काम है? जाहिर सी बात है, सुलह करने के लिए। हमें कोई सुलह नहीं करनी। सुलह नहीं करनी तो क्या करना है? वो इसे लेने आ रही है और तुम बात को बढ़ा रही हो। आपको जैसा समझ आ रहा है वैसा समझो, लेकिन मैं अभी अपनी बेटी को नहीं भेजने वाली। तुम पागल हो गई हो। मैं नहीं, आप सब पागल हो गए हैं। लगता है आपको अपनी बेटी से प्यार नहीं है। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं अपनी बेटी को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। लगता है आप अखबार वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ते। आजकल ससुराल वाले अपनी बहू को जान से मार देते हैं। अगर उन्होंने मेरी बेटी को ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो? तुम पागल हो चुकी हो और तुमसे बहस करना पागलपन है। वृंदा की सास आ रही है और तुम उसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करोगी। अगर वह सुलह करके वृंदा को अपने साथ ले जाना चाहती है तो तुम उसे हंसी खुशी विदा कर दोगी। तुम उसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करोगी जैसे कि यह झगड़ा और भी बढ़ जाए। यह कहकर पिताजी वापस अपने दुकान में चले गए। पिताजी की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब मैं वापस शिवा के घर जा रही थी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि शादीशुदा बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती है, और यह बात मुझे अब समझ में आ रही थी, क्योंकि जिस मायके के घर को मैं अपना घर समझ रही थी वह अब मेरा घर नहीं रहा था। मेरा यहाँ पर वह सम्मान नहीं हो रहा था जैसा कि पहले होता था। पिताजी और दोनों भाई दुकान में होते थे और मैं सारा दिन किसी न किसी मंदिर या सत्संग में जाती रहती थी। घर में मैं और भाभी अकेली होती थी। भाभी कोई ना कोई बीमारी का बहाना लगाकर घर का कामकाज करने के लिए मना कर देती और फिर अपने कमरे में आराम से लेटी रहती है, जिससे घर का सारा काम काज मुझे ही करना पड़ता। कुल मिलाकर जिस मायके के घर में मैं अपना जीवन आराम से व्यतीत करने के लिए आई थी, मैं उसी घर में एक नौकरानी की हैसियत से रह रही थी। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मुझे अपने ससुराल में वापस जाना ही बेहतर विकल्प लगता था। इसलिए मैं अपनी सास के आने की खबर से बहुत खुश थी।
लेकिन माँ के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वह डर रही थी कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। उनका डर कुछ हद तक जायज भी था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपने ससुराल वालों का पर पूरा विश्वास था। पिताजी के दुकान में चले जाने के बाद माँ ने गुस्से में तुरंत से सुनीता मौसी को फोन कर दिया और मौसी को तुरंत घर में आने के लिए कहा। सुनीता मौसी का नाम सुनते ही मैं डर गई, क्योंकि मुझे पता था कि यही एक औरत है जो मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ सकती है। मैं उनको अपने घर में नहीं आने देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह हमारे घर में आए और मेरी सास को कुछ अनाप शनाप बोलकर इस लड़ाई को और बढ़ा दे। मैं मौसी को अपने घर में आने से साफ साफ मना कर देना चाहती थी, लेकिन मेरी उनके सामने यह सब बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही समय में सुनीता मौसी तुरंत से हमारे घर में आ गई। उनको आता देखकर अब मैं समझ गई कि अब मेरा वापस ससुराल में जाना नामुमकिन है, क्योंकि यह औरत तो मुझे अपने ससुराल में जाने बिल्कुल नहीं देगी। मैं तुरंत से सुनीता मौसी के पास गई और उनसे साफ साफ शब्दों में कहा, मौसी जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी सास के सामने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे कि यह लड़ाई और भी बढ़ जाए। आप इस लड़ाई को बढ़ावा में नहीं देंगी, क्योंकि मैं शिवा के साथ सुलह करना चाहती हूँ और उसके साथ ही रहकर घर बसाना चाहती हूँ। बेटी, तू चिंता मत कर। जो तू बोलेगी वैसा ही होगा, और हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम जो करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। मौसी जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना फैसला बता देना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू जैसा बोलेगी वैसा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना आत्मसम्मान भी तो बचाना है। यानी हमें बिल्कुल भी नीचे गिरकर और तुम्हारी सास से माफी मांग कर तुम्हें तुम्हारे ससुराल में नहीं भेजना है, क्योंकि अगर तुम एक बार उनके सामने झुक गई तो तुम्हें सारी उम्र झुक कर ही रहना होगा। वह तुम्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे, बात को समझा करो। सुनीता, तुम इस लड़की की बातों की चिंता मत करो। तुम्हें जैसा सही लगे वैसा ही करना। जब इसकी सास आएगी तो उसके साथ बातचीत तुम ही करना। यह लड़की तो अभी नादान है और इसे अपने भले बुरे की पहचान बिल्कुल भी नहीं है, माँ ने सुनीता मौसी को कहा। कुछ समय के बाद मेरी सास हमारे घर में आ गई। उनके साथ मेरी बुआ भी थी। मैंने दोनों के चरण छुए और उनका स्वागत करके बहुत आदर सत्कार से घर में बैठाया। और फिर, वृंदा बेटी, सुनाओ, क्या हाल है? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? चलो उठो और तैयार हो जाओ। हमारे साथ चलो। तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा है। शिवा की माँ ने कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती तभी सुनीता मौसी ने कहा, यह कहीं नहीं जाएगी। यह अब यही रहेगी, क्योंकि यह इसका घर है। लेकिन बहन जी, उसका घर तो वही है ना जहाँ इसका पति रहता है। हाँ, तो क्या करना है इसने वहाँ जाकर? क्यों लेने आए हो इसे, ताकि अपने पति की गुलामी कर सके? सुनो बहन जी, मैं सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में आपको कह रही हूँ, यह तब तक आपके घर नहीं जाएगी जब तक इसका पति खुद यहाँ आकर इससे माफी नहीं मांगेगा। मैं इसकी मौसी हूँ और मेरे रहते यह सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी आकर मेरी बेटी पर अपना हुक्म चलाएं और उससे मारपीट करें और सारा दिन अपने घर का कामकाज करवाकर उसे अपना गुलाम बनाकर रखे। उसके बाद फिर भी इसको इसके मनपसंद ढंग का खाना भी ना दे सके। बहन जी, आप लड़ाई को बढ़ावा दे रही हैं। मेरे बेटे शिवा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप बोल रहे हैं। उसने आज तक वृंदा के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। मारपीट करना तो बहुत दूर की बात है, और बाकी रही आपके ऐसे गुलाम बनाकर रखने की बात, तो यह आपकी गलतफहमी है। पति पत्नी में
छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है। ऐसे में आप और हम जैसे बड़ों का यह फर्ज बनता है कि हमें इन दोनों पति पत्नी की लड़ाई को सुलझाकर इनकी आपस में सुलह करवा दें। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। यानी आपके कहने का मतलब है कि मैं इन दोनों की लड़ाई को बढ़ा रही हूँ। यह मैं नहीं कह रही। यह आपकी कही हुई बातें खुद साबित कर रही हैं कि आप इन दोनों की लड़ाई को और बढ़ा देना चाहती हैं। मैं तो इन दोनों में सुलह करवाने और वृंदा को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप वृंदा को मेरे साथ भेजने के पक्ष में हैं। आपको जैसा लगता है आप वैसा समझ लीजिए, लेकिन जो बात गलत है वह बिल्कुल गलत है। मैं अपनी बात को बार बार नहीं दोहराऊंगी। जब तक आपका बेटा शिवा यहाँ आकर अपनी पत्नी वृंदा से माफी नहीं मांगेगा तब तक वृंदा आपके घर में नहीं जाएगी। ठीक है, अगर यह बात है तो मैं अभी शिवा को फोन करके बुला लेती हूँ। वह माफी मांग लेगा तब तो सब ठीक है ना। तब तो हम वृंदा को हम अपने घर में ले जा सकते हैं ना। सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। मतलब कहने का यह है कि शिवा को वृंदा के साथ किसी और दूसरे मकान में रहना होगा। वृंदा अब आपके साथ नहीं रहेगी और हाँ, वह मकान घर किराए का नहीं होना चाहिए। शिवा को उसके लिए एक अलग से घर खरीदना होगा। यह सुनकर मेरी सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से और हैरानी के मिलेजुले भाव से मेरी माँ की ओर देखने लग गई। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने मेरी माँ से कहा, बहन जी आप भी कुछ बोलिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह कुछ नहीं कहेगी। जो भी बात करनी है मुझसे कहो, सुनीता मौसी ने कहा। बहन जी आपको हमारी माली हालत का तो पता ही है। शिवा के पिता के गुजर जाने के बाद हमारी माली हालत काफी खराब हो गई थी। हम खुद किराए के मकान में रह रहे हैं और इसके लिए नया मकान कहाँ से लेकर दें? यह आपको पता होगा कि वृंदा के लिए अलग से घर कहाँ से लेना है। हमने अपना फैसला सुना दिया है। जब तक वृंदा के लिए नया मकान खरीद कर नहीं लोहे, तब तक यह कहीं नहीं जाएगी। यह इधर ही हमारे पास ही रहेगी। हमने अपनी बेटी की शादी की है, कोई उसको गुलाम बनाकर आपके यहाँ नहीं बेच दिया कि वह सारा दिन आपकी बातें भी सुने और घर का कामकाज भी करे। बहन जी आप गुलाम शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल गलत कर रही हैं। वृंदा की शादी को कितने साल हो गए? आज तक हमने कभी इसके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मेरी भी दो बेटियां हैं और मैंने इसको भी अपनी बेटी की तरह ही रखा है। अगर आपको कुछ नहीं यकीन तो वृंदा से कुछ खुद पूछ लीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं पूछना। हमने अपना फैसला बता दिया है। अब इसके बाद हम कुछ नहीं बोलना चाहते। आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद शिवा की माँ यानी मेरी सास वहां से उठकर चली गई। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ था। मुझे पहले ही यकीन था कि सुनीता मौसी बात को और बढ़ा देगी और उसने ऐसा ही किया। उनके जाने के बाद मैंने मौसी की तरफ गुस्से से देखा और उसे कहा, मौसी जी, यह आपने क्या किया? आपको नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम चुप रहो। तुम इस झगड़े के बीच में अपनी बात मत रखो। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। मुझे तुम्हारी सलाह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? आखिरकार यह मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपनी बात रखने का बिल्कुल हक है। जब शिवा की माँ शिवा से माफी मंगवाने के लिए तैयार थी, फिर आपने यह दूसरी नई शर्त क्यों रख दी? अपने यह जो नई शर्त रखी है, यह उसको पूरा करना उनके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन है। इस बात की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, यह उनका काम है। इस बात की चिंता तुम्हारे ससुराल वाले करें। मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। तुम्हें इसके बारे में भविष्य में पता चल जाएगा।
एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। तुम अपने अलग मकान में रहोगी, जहां पर कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ना ही सास ननद का ज्यादा झमेला होगा। तुम अपने खुद के घर में एक रानी की तरह रहोगी और शिवा की कमाई पर तुम्हारा पूरा हक होगा। लेकिन अगर तुम फिर उसी घर में वापस चली गई तो सोच कर देखो कि क्या होगा। तुम्हें फिर वही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सारा दिन घर का कामकाज करना पड़ेगा और तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद तुम पर हुक्म चलाएंगे। शिवा जो कुछ भी कमा कर लाएगा, वह अपनी माँ और अपनी बहनों को बीच बांट देगा। उसके बाद जो कुछ बचेगा वही तुम्हारे हाथ आएगा। जो मैं कह रही हूं, उसे एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। अब हमारे हाथ में मौका है तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम कुछ देर इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार का फल मीठा होता है। तुम देखना, एक दिन जरूर शिवा तुम्हारी बात मानेगा और उस दिन के बाद तुम सारी जिंदगी राज करोगी। मौसी की बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैं मौसी के कही बातों के बारे में सोच विचार करने लग गई। उस पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मौसी की कही हुई सारी बातें बिल्कुल सही है। वह सारी बातें मुझे मेरे हित में लग रही थी। अपने दिल और दिमाग से सोच विचार करने के बाद मैंने यह फैसला किया कि जो भी मौसी बोलेगी मैं वही करूंगी, क्योंकि मुझे वहां पर गुलाम बनकर नहीं रहना था। मैं अपने अलग घर में शिवा के साथ रहूंगी और उसकी सारी कमाई पर अपना हक रखूंगी। मैं उसकी कमाई अपनी सास और ननद के बीच बंटने नहीं दूंगी। लेकिन शायद मैं इसी गलतफहमी का शिकार थी। मौसी की बातों का धीमा जहर अब मेरे दिमाग पर असर करने लग गया था। मैं अब अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ हो गई थी। मुझे अपना अहंकार से भरा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। समय बीतता गया, लेकिन हमारे घर में कभी भी शिवा के साथ सुलह की कोई बात नहीं हो पा रही थी। मैंने कई बार माँ और मौसी से इस बारे में बात की, लेकिन हर बार वह यही कहते कि तुम इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। मौसी के अनुसार शिवा खुद चलकर मेरे पास आएगा और मुझसे माफी मांगकर मुझे अपने नए घर में ले जाएगा। फिर मैं अपने उसने घर में आराम से जिंदगी व्यतीत करूंगी, वहां पर राज करूंगी। मौसी की यही बातें मुझे चुप करवा देती और मैं उनसे इस बारे में कभी भी बात नहीं करती। शायद मैं इस गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी कि शिवा खुद मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगेगा और मुझे अपने नए घर में ले जाएगा। इस नए घर के लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे अपने मायके घर में रहते हुए कई महीने बीत चुके थे। कुछ दिनों से मुझे महसूस होने लगा कि मेरे अपने ही घर में मेरी इज्जत काफी कम होने लग गई है। मैं अपने मायके में अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे मेरे मायके के सभी रिश्तेदारों को मेरे बारे में पता लग चुका था। अब जब भी कोई हमारे घर में आता तो वह मेरा उपहास करने लग जाता। इसी बीच एक बार करवा चौथ का व्रत आ गया। मेरी माँ और मेरी भाभी इस व्रत के बारे में बातचीत करने लग गई तो मैंने भी बातों बातों में अपनी माँ से व्रत रखने के लिए कहा। इससे पहले कि माँ कुछ बोलती मेरी भाभी कहने लग गई, दीदी आप यह व्रत क्यों रखोगी? क्यों? तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? मैं यह व्रत क्यों नहीं रख सकती? मैं शादीशुदा हूँ और सभी शादीशुदा इस व्रत को रखती हैं। मैंने हैरानी से अपनी भाभी को कहा, दीदी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका पति कहाँ है? मेरे पास भाभी की कही बात का कोई भी जवाब नहीं था। मैं चुप हो गई। मुझे चुप देखकर भाभी ने मुझसे कहा, दीदी अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। दीदी आप शादीशुदा नहीं है क्योंकि आपका पति आपके पास नहीं है। आप कुंवारी भी नहीं है क्योंकि आपकी शादी पहले हो चुकी है। आप तलाकशुदा भी नहीं है क्योंकि आपने पति ने अभी तक आपको तलाक नहीं दिया है।
आप विधवा भी नहीं हैं क्योंकि आपका पति अभी जीवित है। भाभी का एक एक शब्द मुझे कांटे की तरह चुभ रहा था, लेकिन मैंने उस दर्द को सहन करते हुए और अपने मुंह पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए उनसे पूछा, तो फिर मैं कौन हूँ? आप जैसी औरतों के लिए एक शब्द बना है, छुटेली। हाँ, आप छुटेली हैं, जिसने अपने पति को चंद पैसों की खातिर छोड़ दिया है। यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी बातें इसका दिल दुखा सकती हैं। माँ ने भाभी को चुप करवाते हुए गुस्से से कहा। इस समय आप दोनों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, लेकिन यही सच है। अगर उस दिन जब शिवा की माँ सुलह करने के लिए आई थी तब अगर आप अपने घर में चली जाती तो बिल्कुल सही रहती, लेकिन आपने उस औरत की बात मानी जिस औरत ने कभी भी पूरी जिंदगी अपना घर नहीं बसाया। आपने सुनीता मौसी की बात मानकर शिवा के घर में नहीं गए। यह आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती साबित होगी। आज ना सही, लेकिन भविष्य में आप मेरी बात को जरूर याद रखोगे। मैं भाभी की बात सुनकर बौखला गई और इससे पहले कि मेरी उससे लड़ाई हो जाती मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। इस समय मुझे भाभी की कही बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच था, लेकिन मौसी की कही बातों के धीमे जहर ने मेरे दिमाग पर पर्दा डाल दिया था और मैं भाभी की बातों को के सही से पहचान नहीं पा रही थी। मैं एक छुटेली हूँ और यही सच है, लेकिन मैं इस सच को नज़रअंदाज कर रही थी। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।